हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट ग्रामर एंड ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर की एनालिसिस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Grammar. However, we have not accounted for the fact that these words can only be combined in a limited number of patterns. We recognize that the phrase "the lucky boys" is a well-formed phrase in English, but अब यहाँ पे जो lucky boys है, obviously ये एक well-formed phrase है, इसका कोई structure है, कुछ rules हैं जो ये construct हुआ है। Grammar का मतलब यही है कि आप रूल्स को फॉलो करते हो किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब यहाँ पे सेंटेंस है, जैसे फ्रेज है बॉयज़ द लकी, लकी बॉयज़ द। सो वी यूज़ एन एस्ट्रेस्क इंडिकेट दैट अ फॉर्म इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड अनग्रामेटिकल। तो जब भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं जो हम फील करते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है इंग्लिश में मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये रॉन्ग है, तो उसके लिए फिर हम ये एस्ट्रेस्क, यहाँ पे ये जो स्टार का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हम ये लगाते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब है कि ये अनएक्सेप्टेबल और अनग्रामेटिकल है। फ्रॉम दीज एग्जांपल्स वी कैन सी दैट इंग्लिश हैज़ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू फ्रेजेस। तो इससे हमें पता चलता है कि इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं किसी भी फ्रेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी क्लॉज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द आर्टिकल द मस्ट गो बिफोर द एडजेक्टिव लकी। अब होता क्या है कि एडजेक्टिव से पहले जो है क्या आता है, हमारे पास आर्टिकल आता है, जैसे द इंग्लिश में, विच मस्ट गो बिफोर द नाउन बॉयज़, द लकी बॉयज़। अब द क्या है? आर्टिकल है, लकी क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव है, और बॉयज़ क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले जो है हमारे पास हमेशा एडजेक्टिव आता है, क्योंकि हम एडजेक्टिव का मतलब यही है टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। द लकी बॉयज़। इन ऑर्डर टू द ग्रामेटिकल दिस टाइप ऑफ फ्रेज मस्ट have the sequence article like article, adjective and noun, and not noun plus article। तो ये गलत है। तो किसी भी लैंग्वेज में जो है, किसी भी लैंग्वेज में जब आप सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस को कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। The process of describing the structure of phrases and sentences in such a way that we account for all the grammatical sequences in a language and rule out all the ungrammatical sequences is one of the defining grammar. It is the kind of definition assumed when we talk about the grammar of English as opposed to the grammars of Swahili, like ye official language of Kenya and Tanzania and widely used as a lingua franca in East and Central Africa. जैसे Tagalog, a member of a people native to the Philippines, chiefly inhabiting central Luzon around and including Maniala. और तुर्किश, ईच ऑफ दिस लैंग्वेजेस हैज़ डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मिंग ग्रामेटिकल फ्रेजेस एंड सेंटेंस। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में यही बता रहा है कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सवाला और इसी तरह जो फिलीपाइंस में ये टैगालॉग और तुर्किश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस हैं सबके कोई ना कोई रूल्स होते हैं। मतलब कि फ्रेज़ बनाने के लिए, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्लॉजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के मुताबिक जो है हम सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह इंग्लिश के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे पिछले स्लाइड में हमने ये देखा था कि सबसे पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। तो ये एक फ्रेज कंस्ट्रक्ट होता है, द लकी बॉयज़, अ ब्लैक कार। तो ये क्या है? ये सारे कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर की। द टर्म आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन दैट वी यूज टू लेबल द ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स इन द फ्रेज द लकी बॉयज़ कम फ्रॉम ट्रेडिशनल। अब ये जो सेंटेंस है, ये द लकी बॉयज़, ये ट्रेडिशनल ग्रामर की पहचान है। ट्रेडिशनल ग्रामर विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज इन सच एज लैटिन एंड ग्रीक। जैसे लैटिन और ग्रीक में भी सेम टू सेम इसी रूल्स को फॉलो किया जाता था। इसी तरह ट्रेडिशनल ग्रामर वालों ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल ग्रामरियंस हैं उन्होंने उनके रूल्स को फॉलो किया। किनके? लैटिन और जो ग्रीक के जो रूल्स थे किसी भी फ्रेज को, किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन रूल्स को फॉलो करके इन्होंने ये सेंटेंस बनाए। सिंस दे वर वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस, इट सीम appropriate to adopt the existing categories from these descriptions and apply them in the analysis of newer language such as English। तो इन्होंने ये रूल्स किस लैंग्वेज में अप्लाई किए? इंग्लिश में। और ये रूल्स किसके थे? लैटिन और ग्रीक के। तो ट्रेडिशनल ग्रामर का क्या मतलब है कि जब आप लैटिन और ग्रामर के जो रूल्स थे फ्रेजेस को कंस्ट्रक्ट करने के, सेंटेंसेस या क्लॉजेस को कंस्ट्रक्ट करने के, उनको जो आपने फॉलो किया है
वो किस में आते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर में आते हैं। जैसे द लकी बॉयज़, अब ग्रीक और लैटिन में भी सेम टू सेम यही रूल्स थे कि सबसे पहले जो है आर्टिकल आएगा, फिर जो है उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। आफ्टर ऑल लैटिन एंड ग्रीक वर द लैंग्वेजेस ऑफ स्कॉलरशिप, रिलीजन, फिलॉसफी एंड नॉलेज। तो ये उनकी लैंग्वेज थी। So the grammar of these languages was taken to be the model for other grammars. Like the best known terms from the traditional are those used in describing the parts of speech. अब उनके मुताबिक मतलब उनके जो ग्रामर में लैटिन और ग्रीक में उनमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ट्रेंड था। ट्रेडिशनल ग्रामर इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर का एक और नाम भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ट्रेडिशनल ग्रामर को हम क्लासिकल ग्रामर भी कहते हैं। एंड इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द ऑफ द लैंग्वेज। द फॉर्मल स्टडी ऑफ दिस मॉडल बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रेनेसेंस। अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको रेनेसेंस एज का पता होगा। तो ये जो है उस वक्त स्टार्ट हुआ, मोर इसकी जो फॉर्मल स्टडी जो है रेनेसेंस एज में स्टार्ट हुई। और इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रूल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्लॉजेस या जो फ्रेजेस है उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब सबसे पहला जो रूल है द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे जैसे ये एरो का मैंने निशान लगाया, ये जो है इंडिकेट करता है ये पहला रूल है। इससे अगले जो रूल्स होंगे वो भी आपको ईजिली पता चल जाएंगे। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच ये पहला रूल है। Terms such as adjective and noun are used to label forms of the language as the parts of speech or word classes. The technical terms used to describe each part of speech are illustrated in the following sentences, and simple definitions of each terms are listed below. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पूरा तो डिफ़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी, पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके इवन जो टाइप्स है उनको मैंने डिफ़ाइन किया है। सो यहाँ पे ये बात करें जैसे द लकी बॉयज़ फाउंड अ बैकपैक इन द पार्क एंड दे ओपनड इट केयरफुली। अब द क्या है हमारे पास, आर्टिकल है। लकी क्या है, एडजेक्टिव है। बॉयज़ क्या है, नाउन है। फाउंड क्या है हमारे पास, वर्ब है। और आ क्या है हमारे पास, आर्टिकल है। बैकपैक क्या है हमारे पास, नाउन है। इन क्या है हमारे पास, प्रेपोजिशन है। इसी तरह आर्टिकल फिर आ जाता है द। पार्क क्या है हमारे पास, नाउन है। और एंड क्या है हमारे पास, कंजंक्शन है। दे क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है। ओपन क्या है हमारे पास, वर्ब है। फिर इट केयरफुली, प्रोनाउन एट वर्ब है। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आई होगी। मतलब जितने भी हम सेंटेंसेस या क्लॉजेज या ये क्या कहते हैं फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये सब इसमें सब में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही मतलब एक ट्रेंड है। उसको हम यूज़ करके जो है ये फ्रेजेस, सेंटेंसेस और क्लॉजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। Basic definitions of these types are useful for identifying most forms in a language, such as English, but they are not completely reliable. A different approach might focus on some other properties of the parts of speech. For example, a noun can be defined as a form that comes after an article. अब noun के लिए ये famous है कि noun जो है मतलब article के बाद ही आएगा। And can take inflections for possessive s and plural s. Of course, not all nouns. Example, information, murder. ज़रूरी नहीं है कि noun के साथ s और plural के साथ s नहीं लगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब इसके रूल्स चेंज होते रहते हैं। Have all these characteristics, moreover, these characteristics are unlikely to be true of nouns in other languages that we might want to describe, as we shall see. An alternative way of looking at nouns and other parts of speech had to be found in order to carry out structural analysis. तो इसमें यही बात हो, मतलब ये यही बता रहे कि जो किसी भी फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लासेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हम यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर वो बिल्कुल मतलब बेकार है, आप उसको नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। जैसे द लकी बॉयज़ में ओबियसली आपने देखा कि द क्या है, आर्टिकल है, ओबियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। लकी क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। बॉयज़ क्या है हमारे पास, अगेन नाउन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट हुआ। दूसरा रूल हमारे पास एग्रीमेंट का है। इन एडिशन टू द टर्म यूज फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रेडिशनल grammatical analysis has also given us a number of other categories, like including number, person, tense, voice, and gender. These categories can be discussed in isolation, but their role in describing language structure becomes clearer when we consider them in terms of agreement. तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्रीमेंट में किस चीज़ की, नंबर की, पर्सनस की, टेंस की, कि कौन सा टेंस यूज़ होता है, वॉइस की मतलब पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन या न्यूटर जेंडर है, कौन से जेंडर, ये आगे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी से दैट द वर्ब लव्स एग्रीज विद द नाउन कैटी। कैटी इन द सेंटेंस, कैटी लव्स हर डॉग।
दिस एग्रीमेंट इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ नंबर, कि मतलब वो अपने डॉग से कितनी प्यार करती है, कितनी मोहब्बत है उसे अपने डॉग से, कैटी को। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? नंबर की। दैट इज़ वट एवर द नाउन इज़ सिंगुलर और प्लूरल। अब जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ पर्सनस, के पर्सन कौन है। अगर कैटी है तो ऑब्वियसली नाउन जो है सिंगुलर होगा, और अगर कैटी नहीं है, 2 पर्सन है, तो फिर प्लूरल होगा। विच कवर्स द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्विंग द स्पीकर, सेकंड पर्सन इन्वॉल्विंग द हेयर एंड द थर्ड पर्सन इन्वॉल्विंग एनी अदर्स। फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई एंड वी है, सेकंड पर्सन यू एंड योर्स है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सन एंड नंबर। वी यूज़ आई फॉर फर्स्ट पर्सन, तो वही बात करें सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। फॉर सेकंड पर्सन वी यूज़ ही एंड फॉर थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है? he, she, it. For third person singular, so in the sentence Katie loves her dog, we have a noun Katie. तो noun क्या है हमारे पास? Katie है, which is third person singular, and we use the verb loves, not love, क्योंकि third person होगा, present indefinite tense की बात हो रही है, तो जब भी थर्ड पर्सन होगा लाइक ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा, तो उसके साथ हम एस, ई एस और आई एस का यूज़ करते हैं। सो कैटेगरी एंड कॉल टेंस, इन दिस टेंस द वर्ब लव्स इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये बताया गया कि देखो ये मतलब कौन सा टेंस यूज़ किया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया। एस क्यों लगा है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल फार्मूले में जब थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड पर्सन आएगा लाइक ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आएगा, तो उसके साथ हम एस, ई एस और आई एस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आवर फाइनल कैटेगरी इज जेंडर विच हेल्प्स अस डिस्क्राइब द ग्रामेर। अब ये बताया गया कि आगे जो हम स्लाइड डिस्कस करेंगे उसमें जेंडर्स के बारे में देखें कि जेंडर्स का क्या कंसेप्ट है ये ट्रेडिशनल ग्रामर में। सो ग्रामेटिकल जेंडर, दिस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन इज यूज्ड इन इंग्लिश एज quite different from the more common distinction found in languages that use grammatical gender, whereas natural gender is based। अब natural gender का क्या मतलब है? वो बेस करता है सेक्स पे कि क्या वो मेल है या फीमेल है। और ग्रामेटिकल जेंडर से क्या मतलब है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचुरल जेंडर एंड ग्रामेटिकल जेंडर। ग्रामेटिकल जेंडर इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नाउन। अब ग्रामेटिकल जेंडर में क्या होता है कि वो जो है ना मेस्कुलिन है या फेमिनिन है, एंड इज़ आल्सो टाइड टू सेक्स। इन दिस लेटर सेंस nouns are classified according to their gender, like clause and typically articles and adjectives have different forms to agree with the gender of the noun, like Spanish। अब Spanish की आप एग्जाम्पल दी, has two grammatical genders like masculine and feminine। Spanish लैंग्वेज में क्या है कि उसमें भी masculine और feminine का मतलब एक ट्रेंड है, वो भी इसी को यूज़ करते हैं। illustrated by the expressions like el sol, the sun को कहा जाता है स्पेनिश में, la luna जो है द मून को कहा जाता है। जर्मन यूजेस 3 जेंडर्स। अब जर्मन में जो है 3 जेंडर्स का यूज़ होता है, मैस्कुलिन लाइक डरमाउंड द मून, फेमिनिन डायसोन द सन को कहा जाता है, और न्यूटर जेंडर जो कि इंग्लिश में भी इसका कंसेप्ट है द स्फेरा द फायर को कहा जाता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आर्टिकल्स इन बोथ द स्पेनिश लाइक एलोरोला एंड जर्मन दरदाई और दास example corresponds to difference in the gender class for the nouns. We should emphasize that this gender designation is not based on a distinction in sex. A young girl is biologically female, but the German noun dasma Dechen used to talk about her is grammatically neuter, like the French noun in Laura the book is grammatically masculine। अब यहाँ पे ये बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे उर्दू में भी है, जैसे बुक है। अब ऑब्वियसली बुक जो है क्या है, और एक मेस्कुलिन है, तो उसमें क्या होता है, सॉरी फेमिनिन है। इसी तरह ये जो दूसरे ये जो मतलब जो बुक है उसको ग्रामेटिकली जो है मैस्कुलिन कंसीडर किया जाता है, बट नेदर वी नोर द फ्रेंच पीपल कंसीडर द बुक टू बी बायोलॉजिकली मेल। लेकिन ना हम कंसीडर करते हैं ना दूसरे जो स्पीकर्स है वो बुक को मेल कंसीडर करते हैं। सो द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ जेंडर इज़ वेरी यूजफुल अप्लाइड डिस्क्राइबिंग अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लैटिन, बट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग फॉर्म्स ऑफ अदर लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कुछ भी हो उसको या तो हम मैस्कुलिन का जो है मतलब टाइटल दे देते हैं या फेमिनिन का टाइटल देते हैं। जैसे बुक है हमारी लैंग्वेज उर्दू में, या तो आप लोगों ने देखा हो कि कुछ लोग इसको मतलब फेमिनिन या मैस्कुलिन का कंसेप्ट देते हैं। इसी तरह लैटिन लैंग्वेजेस में भी इसी तरह होता है, और इसी तरह इंग्लिश में भी यही कंसेप्ट है। अब ट्रेडिशनल एनालिसिस क्या है?
The notion of appropriateness of analytic categories for a particular language has not always been a consideration. In traditional grammar books, tables such as the following were often presented for English words, constructed by analogy with similar tables to form. अब यहाँ पे एक टेबल की बात हो रही है. So, in Latin, like the forms for the Latin verb amar, to love, are listed on the right. So, present tense की आप example है, active voice use हुआ है. Present tense obviously active voice. Like first person singular, I love Emma. सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यू लव अमस, क्योंकि एस अब ऑब्वियसली अब जब आई आएगा तो हम एस का यूज़ नहीं करते, इसी तरह यू आएगा तो एस का यूज़ नहीं करते. लेकिन जब शी आएगा तो एस, शी लव्स अमत, वी लव अमामस. तो यहाँ पे देखो लव के आगे एस नहीं लगा क्योंकि वी आया है, यू आया है, आई आया है, इन तीनों में जो है एस नहीं लगा. शी जब आया है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करते तो एस लगाते हैं. इसी तरह यू लव अमेथिस, अगेन सेकंड पर्सन है, एस नहीं लगेगा. थर्ड पर्सन दे लव अमंत, अगेन लव है, एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है. ही लव्स अमस अमत, शी लव्स अमत, इट लव्स अमत. तो ये तीनों क्या है, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगेगा. इसी तरह ये लैटिन लैंग्वेज की एग्जांपल है तो लैटिन में भी सेम टू सेम यही रूल्स थे कि वो भी एस ई एस और आई का यूज़ करते थे सिंगुलर के साथ. Each of the Latin word forms is different according to the categories of person and number, yet the English verb forms are with one exception mostly the same. Thus, it makes sense in describing a language such as Latin to have all those descriptive categories to characterize verb forms, but they don't really describe verb forms in English. In English, it makes more sense to say that categories describes different pronouns, like the influence of Latin, however, goes beyond the types of descriptive labels. तो इसमें भी यही बताया गया कि लैटिन लैंग्वेज में भी देखो क्या कंसेप्ट था, वो भी एस ई एस और आई एस का यूज़ करते थे, सेम आप इंग्लिश में भी यूज़ करते हो. ट्रेडिशनल ग्रामर का कंसेप्ट यही है कि जितने भी चीज़ें हैं ये सब जो है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ली गई. उनके जो रूल्स थे ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करने के, सेम टू सेम ट्रेडिशनलिस्ट थे उन्होंने अप्लाई किए ट्रेडिशनल ग्रामर में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. आपके लाइक कमेंट शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलती है और काम करने का मज़ा आता है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.